नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेरणा स्टडी सेंटर में। तो हमारा ये सफ़र अब तक समुच्चय पे चल रहा था, तो समुच्चय के 4 वीडियो आपको प्रोवाइड किए गए। आज बारी थी 5वां वीडियो आपको देखने की। तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इसको आप लोग जरा सा भी स्किप करना तो भूल जाइए। इसको जरा से भी पलके भी नहीं झपकाने हैं, आपको एकदम बिल्कुल सीरियल में देखना है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको यह स्पीड कम लग रही हो या स्लो लग रहा हो तो आप लोग इसको 1.5 की स्पीड पे सिंपली सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होगा। स्क्रीन के कोने पे एक 3 डॉट दिख रहा होगा, यानी कि 3 बिंदियां हिंदी मीडियम में। तो 3 बिंदियों पे अगर ऐसा दिख रहा है तो 3 बिंदियों पे क्लिक कीजिए। वहां पे स्पीड प्लेबैक ऐसा करके एक ऑप्शन आ जाएगा, तो उसको आप लोग 1.5 पे सेट कर लीजिए। या अगर वो 3 डॉट नहीं दिखता तो एक गियर टाइप का ऑप्शन दिखेगा, कुछ इस तरह से एक गियर टाइप का ऑप्शन होता है ना, ऐसा कुछ करके, ऐसा बहुत सारे इसमें बॉक्स होते हैं, तो कुछ इसी तरह से आर्ट उतना अच्छा नहीं बनता। तो इस तरह से कुछ एक ऑप्शन होगा सेटिंग का, तो वहां पे आप जब टच करेंगे तो वहां पे प्ले स्पीड बैक या ऐसा कुछ देगा, तो वहां पे नॉर्मल से उसको 1.5 पे आप लोग सेट कर लीजिए। और इस लेक्चर की जितने भी अभी हुए हैं और जितने आगे होने वाले हैं, एक या शायद 2 लेक्चर थ्योरी के होंगे, बाकी सवालें ही हैं। तो जितने भी लेक्चर आगे होने वाले हैं इन सभी की नोट्स बनाने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए और वहां पे सर्च कर दीजिए अपना प्रेरणा स्टडी सेंटर नाम से। तो जैसा लोगो यूट्यूब पे लगा हुआ है वैसा ही लोगो वहां पे भी चैनल पे लगा हुआ है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए फिर हमारा और आपका जो सुहाना सफर चल रहा था समुच्चय के साथ आगे बढ़ने का, तो हम लोग उस सफर पे आगे निकलते हैं, अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और अपना सफर आगे जारी करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा अंतराल के बारे में जानेंगे, क्योंकि समुच्चय के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, अंतराल, जिसे इंग्लिश में इंटरवल कहा जाता है। तो अब आइए उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अंतराल पे, जिसे इंग्लिश में इंटरवल कहा जाता है। अब ये अंतराल या इंटरवल शब्द जो है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? तो देखिए, हम लोग एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। सिंपली एक नंबर लाइन ये है, यहाँ पे कहीं 0 होगा और यहाँ पे अलग अलग संख्याएं यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं। तो इंटरवल का बेसिकली मतलब सिर्फ इतना होता है कि 0 और 2 के बीच आने वाले सभी रियल नंबर्स, जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, अगर हम उन सभी को काउंट करते हैं तो वो 0 और 1 के बीच का एक अंतराल माना जाएगा। तो बेसिकली अंतराल में हमें सिर्फ इतना जानना है कि क्या हम किस कंडीशन में इस 0 को काउंट करेंगे उस अंतराल के अंतर्गत, यानी कि जिस अंतराल को हम दिखा रहे हैं, अगर हम लोग 1 से 2 के बीच में दिखा रहे हैं अंतराल को, 1 से 2 के बीच में सारी रियल नंबर उस अंतराल में आ जाती हैं, तो हमें यहाँ पे बेसिकली मेन फोकस इस पे रहेगा कि क्या ये 1 और 2 भी उसमें आएगा या नहीं। तो इसी पे चर्चा करते हुए इंटरवल को 4 भागों में बांटा जाता है। बेसिकली बांटा तो 3 ही भागों में जाता है, एक उसी का अपना 2 रूप उसका हो जाता है। तो पहला क्या होता है? पहला होता है खुला अंतराल, खुला अंतराल, जिसे इंग्लिश में ओपन इंटरवल कहते हैं, ओपन इंटरवल। बात कर लें अपना जो दूसरा है, तो दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, यानी कि बंद अंतराल, बंद अंतराल, जिसे क्लोज इंटरवल कहते हैं, क्लोज इंटरवल। तो ये हो जाता है अपने 2। और तीसरा एक यहां पे अभी जगह नहीं है, तो तीसरा वाला हम लोग थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं जो अपना पहला है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे विवृत अंतराल भी कहते हैं, विवृत अंतराल। तो ये दोनों इसके नाम है, एक खुला अंतराल या ओपन इंटरवल जिसे कहते हैं, और एक विवृत अंतराल इसे कहा जाता है, और इसका संवृत अंतराल होता है, संवृत अंतराल। तो ये दोनों इसके अलग अलग नाम है। जैसे आपका स्कूल का नाम कुछ दूसरा होगा, घर का नाम कुछ अलग होगा, राम श्याम घनश्याम, स्कूल का नाम आर्यन वगैरह जैसे इंग्लिश टाइप का नाम, ऐसा आप लोग रखते हैं। और घर पे रामू, श्यामू, छोटू, कलुआ, ऐसा कुछ नाम रहता है। तो यहाँ पे खुला अंतराल, और वैसे इसका नाम, वैसे तो घर का नाम खुला अंतराल है और ये थोड़ा सा प्रोफेशनल नाम लग रहा है विवृत अंतराल, और इसका घर का नाम बंद अंतराल और स्कूल का नाम है संवृत अंतराल।
तो अब ये खुला अंतराल होता क्या है? तो देखिए खुला अंतराल यानी कि ये जो दोनों हैं इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट और स्टार्ट वाला पॉइंट यानी पहला और आखिरी पॉइंट इसमें काउंट नहीं होता। तो इसको बात कर लीजिए पहले कैसे दर्शाया जाता है। तो इसको हम लोग छोटे कोष्ठक के अंदर दिखाते हैं और ये जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर इसके लास्ट वैल्यू को लिख दिया जाता है, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और इसका जो आखिरी बिंदु है वह इसमें काउंट नहीं होगा। अगर इसी को हम लोग एक नंबर लाइन पे दिखाएं तो नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2। तो अगर इसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो ये अपना व्हाइट बॉल यानी कि यहाँ पे व्हाइट बॉल, यहाँ पे व्हाइट बॉल। तो ये एक बेसिकली ग्राफ मेथड होता है, यानी कि इसमें एक ग्राफ दिखाया जा रहा है आपको। जो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो जैसे ही 0 समाप्त होता है, 0 की जैसे बाउंड्री समाप्त होती है वैसे ही यह ग्राफ कंटिन्यू आगे बढ़ना शुरू करता है, यानी कि लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है, यानी कि ये सतत है। और उसके बाद यहाँ पे 2 पे जाकर ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है, यानी कि यहाँ पे व्हाइट बॉल आने का मतलब यही है कि बेसिकली यहाँ पे ग्राफ इसका ब्रेक हो जाता है, यानी कि जैसे ही 2 की बाउंड्री स्टार्ट होती है वैसे ही ये ग्राफ ब्रेक हो जाता है। तो अब जैसे ही ये इतनी दूर ग्राफ आया, यानी कि इस ग्राफ में सारी रियल वैल्यू लाई करेंगे, यानी कि मिलेंगी आपको। तो ये हो जाता है इस रियल वैल्यू का ग्राफ, यानी कि इसका ग्राफ। अगर हम लोग बात कर लें इसी को समुच्चय में दिखाना, यानी कि समुच्चय की जो अपनी गुण विधि होता है उसमें अगर हम लोग दिखाना चाहें तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से दिखाते हैं। इसको एक नाम देते हैं a और उसके बाद यहाँ पे मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं x सच दैट x। इसको चाहे तो ऐसा दिखा सकते हैं कि ये सभी x जो है वो रियल वैल्यू रखते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा दिखाते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते हैं, बीच में x को डालते हैं और इस तरह का सिंबल लगा देते हैं। तो ये हो जाता है अपना समुच्चय रूप में दर्शाने का तरीका, वो भी किस तरह से, गुण विधि, या इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। हो जाता है अपना खुला अंतराल की कहानी। तो इतनी कहानी हो जाती है अपने खुले अंतराल में। अब देखते हैं अपना दूसरा पॉइंट, बंद अंतराल। तो देखिए बंद अंतराल को संवृत अंतराल भी कहा जाता है। तो बंद अंतराल बेसिकली इसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो पहली बात कर लीजिए इसको दर्शाया किससे जाता है, तो इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर दर्शाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक प्रोफेशनल दिखाने के लिए यहाँ पे 0 और 2 ना मानकर हम लोग इसको ऐसा मानते हैं कि हम लोग इसको a, b से दिखा रहे हैं। एक संख्या ना दिखाकर एक हम लोग किसी भी चर का प्रयोग कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से यहां भी हम लोग चर का प्रयोग कर लेते हैं। तो a, b, यानी कि अब इस बंद अंतराल का मतलब यह होता है कि जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी काउंट होगा और जो एंडिंग पॉइंट है यानी कि लास्ट पॉइंट है वो भी अपना इसमें काउंट होगा, यानी कि जो अपना अंतराल दिया जाएगा उसमें ये a भी आएगा और b भी आएगा। तो इसी को यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाता है, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में दिखाया जाता था। अगर इसकी बात करें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की, तो यहाँ पे एक नंबर लाइन है, यहाँ पे कोई संख्या a है, बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, यहाँ पे एक संख्या b है। अगर इसको दिखाएंगे हम लोग तो यहाँ पे ग्राफ कंटिन्यू मिलेगा, यानी कि यहाँ पे ब्लैक बॉल आएगी और यहाँ पे भी ब्लैक बॉल आएगी, यानी कि ये भी ग्राफ कंटिन्यू ही मिलेगा। तो ये हो जाता है अपना ग्राफ विधि। उम्मीद है कि अब ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, यहाँ पे समझा दिया गया था कि ऐसा क्यों दिखाया जाता है। अब बात करें अपना जो इसका गुण विधि है या समुच्चय निर्माण विधि, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले एक इसका नाम दे देते हैं। तो मान लीजिए a समुच्चय है, उसके बाद मझले ब्रैकेट का यूज करते हैं, उसके बाद x सच दैट x लिखते हैं। ये रियल वैल्यू को ही यहाँ पे मान्यता देगा, इसलिए इसको आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद छोटी वैल्यू को ऐसा लिखेंगे, बीच में x डालेंगे, बड़ी वैल्यू को पीछे, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, बड़ी वैल्यू को पीछे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे चिन्ह ये बड़ा होगा a से बड़ा या a के बराबर, यानी कि a को लेते हुए a से बड़ा और b को लेते हुए b से छोटा, यानी कि b भी आएगा उसमें और b से छोटा। तो यहाँ पे ये बंद। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा था 0 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था इसलिए 0 के इक्वल नहीं हो सकता था, और यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था तो 2 से छोटा होना चाहिए लेकिन 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए 0 और ये 2 इसमें से बाहर हो जा रहा था, निकल जा रहा था ये ओपन इंटरवल में। और यहाँ पे क्लोज इंटरवल में देखिए इक्वल का साइन है, यानी कि a भी उसमें शामिल होगा और b भी उसमें शामिल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक बंद अंतराल है, यानी कि इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो इस तरह से हो जाते हैं अपने दो खुले, एक खुला अंतराल और एक बंद अंतराल। तो उम्मीद है कि इन दोनों अंतराल को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए इसका जो थर्ड पार्ट है, तो उसमें भी 2 पार्ट अंदर हैं, तो उनको भी डिटेल में समझा जाए।
अब हम लोग बात करते हैं आधा खुला या आधा बंद अंतराल। तो इसको हम लोग कहते हैं आधा खुला या आधा बंद अंतराल। इंग्लिश में इसे सेमी क्लोज इंटरवल, यानी कि आधा बंद, या इसी को यहां पे और यूज करते हैं, ये और है, या इसे हम लोग कह सकते हैं सेमी ओपन इंटरवल। तो देखिए अब ये दो टाइप का होता है, यानी कि जिसमें हम लोग पहला जो टाइप है तो उसको देखते हैं, या उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं, इसका भी नाम अलग हो सकता है। तो इसे हम लोग एक नाम से और जानते हैं, अर्ध विवृत। यहां पे खुला है इसलिए विवृत अंतराल, या और इसको एक नाम से और कह सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं अर्ध संवृत अंतराल। तो ये दोनों उसके अलग अलग नाम हैं। ये तो आप लोग पिछला जो टॉपिक अभी पढ़े उसमें भी आप देख सकते थे। खुले को हम लोग विवृत कहते हैं और बंद को संवृत कहते हैं। अब उसके बाद इसमें दो क्यों होते हैं, तो यहाँ पे आधा खुला और आधा बंद, यानी कि एक तो कुछ इस तरह से A, B, यानी कि इस साइड बंद, या एक ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड से बंद हो और इस साइड से खुला हो। तो यही होते हैं बेसिकली दो टाइप इसके। तो ये दोनों ही आधे खुले या आधे बंद अंतराल की कैटेगरी में आते हैं। अगर ऐसा है तो इनको हम लोग जो अपना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे A होगा, यहाँ पे B होगा। तो इस पे हम लोग A पे तो ओपन बॉल छोड़ेंगे, यानी कि खुला अंतराल यहाँ पे, और यहाँ पे बंद अंतराल यानी कि पूरी कलर्ड बॉल आएगी, और ये कुछ इस तरह से। तो ये हो जाता है इसका ग्राफ मेथड। और इसकी बात की जाए अगर समुच्चय निर्माण विधि में इसको लिखने की, तो A यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर तो ये कैरी करेंगे ही। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले छोटी वैल्यू लिखते थे, बीच में x को लिखते थे और b लिखते थे। अब यहाँ पे देखिए जहां पे छोटा ब्रैकेट आए, जहां पे छोटा ब्रैकेट या व्हाइट बॉल आए, वहां पे हम लोग सिर्फ इतना सिंबल यूज करेंगे आगे की तरफ, और अगर पीछे की तरफ ब्लैक बॉल है या बड़ा ब्रैकेट है तो इसको हम लोग यहां से इस तरह से बंद कर देंगे। तो अब देखिए पिछले टॉपिक में थोड़ा सा हम बताना भूल गए थे, ओपन इंटरवल को दिखाने का एक तरीका और भी होता है। जैसे यहाँ पे ऐसा है तो इसको हम लोग एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। तो इस वाले बड़े वाले ब्रैकेट को इस तरफ मुंह खोल देते हैं और ये A, B इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। और इसको हम लोग चाहें तो इसको भी एक और तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ये वाला तो बंद है तो ये ऐसा ही रहेगा, और ये B वाला जो है इसका मुंह इस तरफ ओपन कर देते हैं तो ये भी अपना ओपन हो जाता है। तो ऐसे ही अगर ओपन इंटरवल में देखा जाए तो हम लोग ओपन इंटरवल को कुछ इस तरह से एक और रिप्रेजेंटेशन से दिखा सकते थे, यानी कि जो A, B इस तरह से दिखाया गया था, इसको हम लोग ऐसा भी दिखा सकते हैं। तो ये बात आप लोग वहां पे समझ लीजिएगा ओपन इंटरवल में। तो अब उसके बाद बात करते हैं इस पे। तो यहाँ पे ये हो चुका है और इस तरह से हम लोग इसको बंद कर देते हैं। बात करें इस वाले पे, तो इसको दर्शाने का तरीका आप लोगों ने देख ही लिया। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है। इस बार देखिए A पे क्लोज है तो A पे ब्लैक बॉल आएगी और B पे ओपन है, इसलिए यहाँ पे व्हाइट बॉल आ जाएगी। तो ये हो जाता है इसका एक ग्राफ मेथड। और इसको अगर हम लोग दिखाना चाहें तो A ऐसा ही रहेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि x सभी रियल होंगे, और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे पहले छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर बीच में x लिखेंगे, बाद में बड़ी वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे इस वाले चिन्ह के साथ में इक्वल का भी साइन आ जाएगा, और यहाँ पे ओपन है तो ये केवल आएगा, इक्वल का साइन नहीं आएगा। यानी कि जहाँ पे ब्लैक बॉल मिले या क्लोज इंटरवल मिले वहां पे हम लोग इक्वल का साइन लगाएंगे, और जहाँ व्हाइट बॉल मिले या छोटा ब्रैकेट मिले या इसका मुंह अपोजिट साइड में खुला मिल जाए बड़े ब्रैकेट का, तो हम लोग वहां पे इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से हो जाता है अपना ये अंतराल का पूरा काम। अब उसके बाद एक छोटा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है, तो अब इसको हटाते हैं और उसके बाद उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी चर्चा करते हैं।
तो अब वो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने ये सिंबल तो जरूर देखा होगा। ये सिंबल बेसिकली इसको हम लोग अनंत कह सकते हैं या इसको अपरिभाषित भी कहा जाता है। अपरिभाषित, अनडिफाइंड, इंग्लिश वाले अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड, यानी कि इसको चाहे इनफाइनाइटी कह लीजिए और या चाहे अनडिफाइंड यानी कि अनंत या अपरिभाषित, इन दोनों नामों से इस जीव को जाना जाता है। ये जो जीव आपके सामने दिख रहा है, इस जीव को अनंत या अपरिभाषित नाम से हम लोग जानते हैं। तो अब इसकी जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो कुछ अलग ही लेवल की है। तो अनंत के साथ यहाँ पे नोट में हम लोग लिखेंगे कि अनंत के साथ कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल का प्रयोग नहीं कर सकते, इसके साथ सदैव हम लोग ओपन इंटरवल का प्रयोग करेंगे। तो इसी बात को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि अनंत के साथ सदैव खुला अंतराल प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। या इसी को थोड़ा सा और सजाना चाहे तो इसके साथ कभी भी बंद अंतराल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, काम तो इतने से भी हो सकता था कि अनंत के साथ हमेशा ओपन इंटरवल का यूज करते हैं, यानी कि खुले अंतराल का यूज करते हैं। जैसे ही इतना कह दिया गया, आपको ये बात तो खुद ब खुद हो जाती है कि यानी कि जब हमेशा खुला इंटरवल ही यूज करना है, यानी कि खुला अंतराल ही यूज करना है, तो हम लोग बंद अंतराल का यूज नहीं कर सकते। ये थोड़ा सा जाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे हम किसी भी बात को कहते हैं, कोई भी बात हमारे मुख से निकलती है, तो उसके अपोजिट एक वाक्य हमारे साथ और चलता है, यानी कि जिससे आदमी खुद ब खुद समझ जाता है, उसे कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा, वह आज शराब नहीं पिएगा, यानी कि वो रोज शराब पीता है, ये आप लोग खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही ये इसी लाइन से काम हो जाता था, आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन इसको रंगाई पुताई कर दी गई थोड़ा, जिससे कि ये अच्छा लगे। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, ए है, और इसके पीछे एक्स लगा हुआ है, तो इस तरफ हम लोग चाहे ओपन इंटरवल का यूज करें या क्लोज इंटरवल, इस तरफ हम लोग कोई भी इंटरवल यूज करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि जैसा सवाल में दिया जाए। लेकिन इस तरफ कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, तो क्या आएगा, इस तरफ ओपन इंटरवल हमेशा आएगा, यानी कि ये वाला साइन। यानी कि इस तरफ हम लोग चाहे ऐसा लगा ले या ओपन इंटरवल भी लगा सकते हैं, या इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसा। तो ये दोनों ही कंडीशन में ये सही बात है। लेकिन अगर हम लोग इसी को ऐसा लिखें हम लोग कि इस तरफ ओपन या क्लोज, या इस तरफ ऐसा भी लगा दे कि यहाँ पे भी क्लोज लगाते हैं और यहाँ पे भी क्लोज, तो ये दोनों कंडीशन आपस में गलत हो जाती है, क्योंकि हम लोग अनंत के साथ कभी भी क्लोज इंटरवल पे चर्चा नहीं करेंगे, यानी कि क्लोज इंटरवल नहीं लगाएंगे। तो एक एक बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो ओपन इंटरवल में अगर आ जाए, यानी कि ए कॉमा एक्स, तो ये सही बात है। अगर क्लोज इंटरवल में आ जाए ए कॉमा इनफाइनाइट, तो ये गलत बात है। यानी कि हम लोग इनफाइनाइट के साथ क्या क्या लिख सकते हैं, तो उस पर बात करते हैं। तो अब कुछ पॉइंट यहाँ पे हम बोर्ड पे लिखने वाले हैं, आप लोग उस पर सही है या गलत लिखा गया है उस पर आप लोग टिक कीजिएगा। तो इसको पहले यहाँ से हटाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सवाल लिखते हैं। तो यहाँ पे जो पहली सवाल है, माइनस इनफाइनाइट कॉमा इनफाइनाइट, ये एक इंटरवल है, इसका यूज बहुत जगह देखा जाएगा, क्योंकि रियल वैल्यू जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में लाई करती हैं। दूसरी जो है कुछ इस तरह से लिखा गया है, और जो तीसरा पॉइंट है अपना, इस तरफ ओपन हम लोग लगाते हैं और इस तरफ अब की बार क्लोज कर देते हैं। और जो चौथा पॉइंट है, यहाँ पे दोनों ही तरफ क्लोज कर देते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये दोनों तरफ क्लोज कर दिए। और जो अपना पांचवा पॉइंट है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आपको बेसिकली इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत ये बताना है। तो देखिए, यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए छोटा ब्रैकेट यूज किया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए, इनफाइनाइट के लिए बड़ा ब्रैकेट यूज कर दिया गया, ये बात गलत है। यहाँ पे इस तरफ तो ठीक है, लेकिन इस तरफ बात कर दी गई
क्लोज इंटरवल की इनफाइनाइट के लिए, इस वजह से गलत हो जाता है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे दोनों तरफ ही क्लोज है तो ये भी गलत हो जाता है, और यहाँ पे ओपन लगा हुआ है तो ये सही हो जाता है। तो इस तरह से आप लोग कहीं भी इनफाइनाइट दिखे तो अगर इस तरफ इनफाइनाइट दिखता है तो उसके पीछे ओपन इंटरवल होगा, चाहे इस तरह से लगाए चाहे इस तरह से लगाएं। और अगर इस तरफ दिखता है तो यहाँ पे ओपन इंटरवल होता है, चाहे इस तरह से लगाएं चाहे इस तरह से लगाएं। तो उम्मीद है कि ये आपको इंटरवल पर जितनी भी बातें हुई, जितनी चर्चा अभी तक हुई, वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अब आइए अपना टॉपिक जो समुच्चय है उस पर वापस आते हैं, क्योंकि इंटरवल ये भी समुच्चय का ही टॉपिक था। समुच्चय में इससे भी सवाल आएंगे, जो अपनी प्रश्नावली 1.3 है उसमें इससे कई सवाल आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अब तक की चर्चा में कोई भी समस्या नहीं है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये शायद नीचे वाला पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, तो ये जो पांचवा पॉइंट था अपने पास वो कुछ इस तरह से था, -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो ये ओपन इंटरवल लगा हुआ था। तो ये बात 100% सही थी, क्योंकि ये दोनों ही ओपन इंटरवल के केस हैं। यानी कि चाहे तो ओपन इंटरवल को हम लोग इस छोटे ब्रैकेट से दिखा दें, या बड़े ब्रैकेट को इस तरह से बाहर की ओर यानी कि अपोजिट साइड में ओपन करके हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बेसिकली इसी के आधार पर ही इसका नाम ओपन या क्लोज बताया गया, क्योंकि ये इस तरफ जब होता है तो इसको क्लोज कर रहा होता है, यानी कि बंद कर रहा होता है, इसी वजह से ये बंद अंतराल कहलाता है। और इस तरफ जब मुंह होता है यानी कि बाहर की ओर खुला है, यानी कि ये खुल जा रहे हैं, यानी कि बाहर हो जा रहे हैं, इसी वजह से ये खुला अंतराल कहलाता है। तो आइए अब फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अंतराल पे बात कर लेने के बाद अब हम लोग बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, वो है वेन डायग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी का फेवरेट टॉपिक होता है वेन डायग्राम या आरेख, जिसे इंग्लिश में वेन डायग्राम भी कहा जाता है। डायग्राम, तो ये वेन डायग्राम। अब ये वेन डायग्राम होता क्या है, तो देखिए एक साइंटिस्ट थे तो उनके दिमाग में कीड़ा जरूर होगा। सभी साइंटिस्ट के दिमाग में एक प्रकार का कीड़ा पाया जाता है जो हमेशा उनको किसी काम के लिए, अजीबोगरीब काम के लिए उत्साहित करता रहता है। तो वैसे ही एक वैज्ञानिक थे, किस देश में, स्विस देश है, एक देश है स्विस। तो इसमें एक वैज्ञानिक रहते थे यूलर, जिन्हें कहा जाता है, तो यूलर या आइलर ऐसा कुछ कहा जाता है, लेकिन यूलर नाम था उनका। तो यूलर जी के दिमाग में जो कीड़ा रहता था, उसने क्या कहा कि हम लोग एक समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय को हम लोग एक बंद वक्र से दर्शाएंगे और उसके जो अवयव होंगे उनको हम लोग पॉइंटों से दर्शाएंगे। यानी कि कुछ हम लोग एक बंद वक्र ऐसा मानते हैं जैसे एक चतुर्भुज हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये एक समुच्चय हो जाता है। और इसमें हम पॉइंटों के माध्यम से इसमें जितने अवयव हैं उन सभी को इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। यानी कि अगर ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हुआ तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको दर्शाएं, ऐसा दर्शा के देखा जाए। तो ये यूलर जी ने कहा। अब उसके बाद एक ब्रिटिश वैज्ञानिक आए जिन्हें हम लोग बेन कहते हैं। तो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन के थे, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया और वेन डायग्राम बना दिया। तो इनका नाम था जॉन वेन। तो इन्होंने यूलर के कॉन्सेप्ट को यूज में लिया और यहाँ पे अपना एक वेन डायग्राम नाम से अपना एक चैप्टर ही खड़ा कर दिया। यानी कि वेन डायग्राम बेसिकली इनकी ही अकेले खोज नहीं थी, बल्कि इनकी भी खोज थी, विचार तो इन्हीं का था, बनाया इन्होंने। तो इसीलिए कहीं कहीं पे आपको यूलर वेन डायग्राम भी देखने को मिलेगा। तो इसका एक और नाम होता है यूलर वेन डायग्राम। तो आइए इसको हम लोग पहले लिखते हैं कि वेन डायग्राम में होता क्या है बेसिकली। तो यहां पे होता है कि समुच्चय के अवयवों को किसी परिबद्ध मतलब जो चारों तरफ से बंद हो। अब जैसे ऐसी कोई आकृति है तो ये बंद आकृति नहीं है। अगर इसको हम लोग पूरा ये इस तरह से कंप्लीट कर दें तब ये बंद आकृति, यानी कि किसी तरह से एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं भी कटा नहीं होना चाहिए, एक क्लोज पाथ बनाए। यानी कि अगर हम लोग एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो दूसरे पॉइंट पर आ जाएं, तो वही होता है अपना बंद परिपथ, यानी कि परिबद्ध, यानी कि चारों तरफ से बंद हो। तो समुच्चय के अवयवों को किसी परिबद्ध आकृति कह लें या वक्र भी कह सकते हैं, वक्र में
आकृति या वक्र में बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाए, बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। तो समुच्चय के अवयव को किसी परिबद्ध आकृति में बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। बात की जाए ये अभिधारणा या ये धारणा जो थी ये किसकी थी, तो यह धारणा, यह विचार यूलर जी ने दिया। तो इसको थोड़ा अलग रंग से लिखते हैं, तो इसको यूलर जी ने दिया, इनका नाम थोड़ा हाईलाइट रहे, यह विचार यूलर ने दिया। अब इसी का प्रयोग किसने किया, तो इसका प्रयोग किया अपने भाई जो थे जॉन वेन ने। इसका प्रयोग जॉन वेन, इसको भी थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं, तो जॉन वेन ने किया। अब चूंकि ये जो विचार था यूलर जी का था और इसको प्रयोग में लाया जॉन वेन ने, तो इसलिए इसे यूलर वेन आरेख भी कहा जाता है, वेन आरेख भी कहा जाता है। तो ये हो जाती है इसकी हिस्ट्री कि वेन डायग्राम स्टार्ट कहां से हुआ, और ये हो जाता है उसका कॉन्सेप्ट कि इन्होंने क्या बताया। तो अब उसके बाद इस वेन डायग्राम में होता क्या है, तो बेसिकली आधी बातें तो यहाँ पे ऊपर हो ही चुकी हैं, तो जो कुछ बची खुची बातें हैं उसको भी यहाँ पे क्रमबद्ध रूप से लिख दिया जाता है। तो यहाँ पे करते क्या है, तो हम लोग वेन आरेख में जो अपना सार्वत्रिक समुच्चय दिखाना इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, जरूरी रहता है। तो वेन आरेख में जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, सार्वत्रिक समुच्चय को आयताकार क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है, क्षेत्र द्वारा दर्शाया जाता है। और बात की जाए जो उसमें समुच्चय आएंगे तथा कुछ समुच्चय भी और भी समुच्चय आएंगे तथा जो और समुच्चय आएंगे तथा समुच्चयों को वृत्त, दीर्घवृत्त इत्यादि और भी बहुत सारी इत्यादि जैसे जो अपने बंद यानी कि परिबद्ध ज्यामितीय रचनाओं, परिबद्ध ज्यामितीय आकृतियों द्वारा दर्शाया जाता है। तो परिबद्ध ज्यामितीय रचना, यहां पे रचना लिखना नहीं ठीक है, आकृतियों द्वारा दर्शाया जाता है, द्वारा दर्शाया। यहाँ पे एक बात और होती है, ये जो जितने भी समुच्चय यहाँ पे दर्शाए जाते हैं ये सभी सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर दर्शाया जाता है, यानी कि जो आयताकार भाग है उसके अंदर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे बंद आकृतियों द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर, समुच्चय के अंदर दर्शाया जाता है। तो ये हो जाता है वेन डायग्राम होता क्या है, यानी कि समुच्चय के अवयव को किसी बंद आकृति में बिंदुओं के द्वारा दर्शाया जाए। ये आइडिया दिया यूलर जी ने और इसका प्रयोग किया जॉन वेन ने, इसी वजह से इसे यूलर वेन आरेख भी कहा जाता है। अब वेन आरेख में हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय को एक आयताकार भाग द्वारा दर्शाते हैं और उसके अंदर जो आए उसे वृत्त, दीर्घवृत्त या आदि किसी भी बंद आकृति यानी कि परिबद्ध ज्यामितीय आकृतियों द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर दर्शाया जाता है। अब ये सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर कैसे दर्शाया जाता है, इसका चित्र हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो इसको हम लोग हटाते हैं। उसके बाद इसका जो वास्तविक जो डायग्राम होता है यानी कि आरेख होता है उसको हम लोग बनाते हैं।
तो अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे इसका चित्र बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया था कि जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है उसको हम लोग एक आयताकार भाग से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक आयत बनाते हैं कुछ इस तरह से, तो ये हो जाता है अपना एक आयत, और जिसे हम लोग नाम देंगे क्या, U। तो यहाँ पे हम लोग U दर्शाते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे साइन बना देते हैं ताकि लगता रहे कि ये U है। अब इसमें हम लोग किसी भी सेट को एक वृत्त या किसी भी बंधाकृति से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक वृत्त का यूज करते हैं, तो कुछ इस तरह से एक वृत्त बनाया गया। इस सेट का नाम है A। तो अब यूलर जी ने बताया था कि इसमें पॉइंटों का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट मेंशन कर दे रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट हैं, तो ये पॉइंट थे इसमें। तो अब देखिए जैसे ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, ये 5 है, ये 6 है, 7, 8, 9, 10 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे है, यहाँ पे 12, 13, 14, 15 और 16। तो देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट जो है उसमें क्या है बेसिकली, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट में जो अपने आ रहे हैं जो जितने अवयव, तो ये 1, 2, 3 ऐसा होता हुआ कहाँ तक जा रहा है, तो ये 16 तक जा रहा है। तो ये हो जाता है अपना यूनिवर्सल सेट। और इसमें A जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है कहाँ से, तो 10 से आ रहा है। तो ये 10, 11, 12, 13 ऐसा होता हुआ ये कहाँ तक जाता है, 16 तक। अगर इसी को हम लोग समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहें तो जो यूनिवर्सल सेट है वो कैसा है, तो x सच दैट x लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, बट x जो है वो किससे छोटा है, तो x यहाँ पे 16 तक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा सिंबल लिखते हैं कि x जो है वो 1 से लेकर 16 तक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर है तो 1 से ही स्टार्ट होगा, ये 16 तक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए a की, तो a हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, और ये नेचुरल नंबर जो है x की वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो 10 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जा रही है, तो ये जा रही है 16 तक। तो कुछ इस तरह से इनको हम लोग दर्शा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, यानी कि 10 इसमें शामिल है और यहाँ पे 16 भी इसमें पूरे में शामिल है। तो इस तरह से हो जाता है इनका निरूपण, यानी कि ये होता है इसका मेन ग्राफ, ये होता है U और ये होता है A। चाहे तो इसमें एक ही नहीं, इसमें और भी हम लोग समुच्चय बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक समुच्चय इसको लेते हैं, तो इस वाले समुच्चय में बेसिकली इसको अगर हम लोग नाम दे दें B, तो अगर हम लोग देखें तो B जो अपना सेट आएगा, B में कौन कौन से अवयव हैं, तो B में आप देखिए इसको तो इसमें लिखना संभव नहीं है, या लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे 6 आ रहा है, 15 आ रहा है, 14 आ रहा है, 16 आ रहा है। तो यानी कि 6, 14, 15 और 16 ये इतने अवयव इस B में आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे इसमें समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की चर्चा में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो ये हो जाता है वेन डायग्राम। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं समुच्चय पे संक्रियाएं लगा के, यानी कि समुच्चय पे कुछ ऑपरेशंस को अप्लाई करके। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि जो समुच्चय चैप्टर से सवाल आने वाले हैं वो यहीं से आएंगे, समुच्चय के जो ऑपरेशंस हम लोग लगाने वाले हैं। तो आइए फिर अब इसको हटाते हैं और उस पर बात करते हैं। तो अब वेन डायग्राम को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशंस को, यानी कि समुच्चय पे संक्रियाओं को हम लोग अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों पर संक्रियाएं। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ऑपरेशन ऑफ ऑन सेट्स। तो अब समुच्चयों पे संक्रियाएं जो पहली लगाई जाती है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग पहली जो संक्रिया लगाएंगे समुच्चय पे वो क्या है, बेसिकली समुच्चयों का सम्मिलन। समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मेलन मत आप लोग इसको समझ लीजिए, इंग्लिश में इसे यूनियन कहा जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है सेट्स, यानी कि समुच्चयों का, यानी कि जिसमें कई समुच्चय आएंगे, एक सेट का यूनियन नहीं बनेगा, यानी कि कम से कम 2 सेट होने चाहिए। तो अब ये समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, यानी कि यूनियन ऑफ सेट। तो यहाँ पे हम लोग
इसकी परिभाषा लिखते हैं कि यदि दो समुच्चय ए तथा बी हों तब ए व बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें वे सभी अवयव हों जो या तो ए में हों या बी में हों या दोनों में हों तो ये हो जाता है समुच्चयों का सम्मिलन। यानी कि ए और बी दो सेट दिए गए हैं और उनमें ए और बी का सम्मिलन समुच्चय वह समुच्चय होगा, यानी कि जो इनका सम्मिलन आएगा वह भी एक समुच्चय ही होगा। तो जिसमें वह सभी अवयव हों, यानी कि जो सम्मिलन समुच्चय हमें प्राप्त होगा उसमें वो सभी अवयव होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे, तो वही अपना समुच्चय सम्मिलन समुच्चय कहलाएगा, यानी कि दोनों समुच्चयों का सम्मिलन कहलाएगा। तो इसे प्रदर्शित किया जाता है ए यूनियन का साइन कुछ इस तरह से होता है। तो देखिए एक साइन ऐसा होता है और एक साइन कुछ यहाँ पे दिखाते हैं, कुछ एक साइन ऐसा भी आएगा जिसे इंटरसेक्शन कहा जाता है। तो याद रखने के लिए देखिए यू दिख रहा है तो इसलिए ये यूनियन है। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं तो यहाँ पे ए यूनियन बी, यानी कि इसको कुछ इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है, से प्रदर्शित किया जाता है, क्रिया नहीं यहाँ पे किया जाता है। और इसे जो पढ़ने का तरीका होता है, इसे ए सम्मिलन बी, यहां पे दूसरे मार्कर का यूज करते हैं, ए सम्मिलन बी पढ़ा जाता है, यानी कि यह जो बात है इसे पढ़ा जाता है। तो ये हो जाता है अपना सम्मिलन के बारे में, यानी कि इसका जो परिभाषा थी ये हो जाती है और इसको इस रूप से दिखाया जाता है और इसे ए सम्मिलन भी पढ़ा जाता है। तो इतनी बात हो जाती है समुच्चयों के सम्मिलन पे। अब उसके बाद यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, इसको दर्शाने का जो एक अपना समुच्चय निर्माण विधि होता है उसको कैसे दर्शाया जाता है। तो मान लीजिए एक जो अपना सेट आएगा, यानी कि ए यूनियन बी जो प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा, तो x सच दैट x ऐसा तो आएगा ही। तो ये या तो a में बिलोंग करेगा या जो x है वो किससे बिलोंग करेगा, वो b से बिलोंग करेगा, यानी कि या तो a से करेगा या तो b से करेगा या दोनों से ही ये बिलोंग करेगा। तो ये हो जाता है इसका एक गुण विधि में, समुच्चय के गुण विधि में इसका निरूपण हो जाता है। तो अब इतनी बात हो जाने के बाद अब आइए इसका वेन आरेख भी देख लेते हैं, यानी कि समुच्चय का जो सम्मिलन है उसका वेन आरेख बनता कैसे है। तो आइए इसको फिर हटाते हैं और उस पर चर्चा की जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं समुच्चयों के सम्मिलन का वेन आरेख। तो यहाँ पे लिखते हैं समुच्चयों के सम्मिलन का वेन आरेख। समुच्चयों के सम्मिलन का वेन आरेख यानी कि यूनियन ऑफ सेट्स का जो है वेन आरेख हम लोग, यानी कि वेन डायग्राम ऑफ यूनियन ऑफ सेट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। तो ये इसको हम लोग देखना है। तो अब देखिए इसमें जो अपना यूनिवर्सल सेट होता है उसको तो हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो उसको हम लोग दर्शाने का एक सिंपल सा तरीका कि हम लोग उसको एक आयत में दर्शाते हैं। तो ये आयत हो गया। अब पिछले परिभाषा में हम लोगों ने दो सेट को माना था ए और बी, तो यहाँ पे ए कुछ इस तरह से है और ये एक बी ऐसा है। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो अब देखिए जो इसका यूनियन वाला जो होगा पार्ट, तो उसको हम लोग यहाँ पे दूसरे कलर से कलर कर रहे हैं।
तो अब ये पूरा क्षेत्र, यानी कि हम लोग इस पूरे क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे नीले मार्कर से दिखा रहे हैं, तो ये जहां तक ये मार्कर चल रहा है इसके बीच जो भी क्षेत्र आ रहा है, ये सारा का सारा क्षेत्र किस में आएगा, ए यूनियन बी में। तो यहां से बाहर वाला नहीं लेंगे, तो ये जो पूरा क्षेत्र नीला हो गया है, ये जो पूरा क्षेत्र आएगा ये क्या कहलाएगा, यानी कि ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा ए यूनियन बी, और ये अपना यूनिवर्सल सेट था ही। तो ये हो जाता है इसका एक वेन डायग्राम, तो ए यूनियन बी। तो अब यहाँ पे तो ये हो जाता है। अब देखिए ये अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये दोनों कट ही करें, यानी कि एक ऐसा भी हो सकता है, कंडीशन आ सकती है कि ये दोनों कट ही ना करें, यानी कि यहाँ पे हम लोग छोटा सा यूज करते हैं, तो ये एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो इनका भी ये पूरा पार्ट यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यानी कि ये जो इसके बीच में जितना पार्ट आएगा और इसके बीच में जितना अलग अलग पार्ट आएगा, तो इन दोनों को मिला के हम लोग ए यूनियन बी लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब बात कीजिए इसके एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे हम लोग इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो यहीं पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो अपने पास एक सेट ए है जिसमें कुछ अवयव हैं 1 2 3 4 और 5, और एक सेट अपने पास बी है, इसमें अवयव हैं 3 5 7 और 11। तो इस तरह से अपने पास एक सेट है। तो अब जो अपना आएगा फाइनल ए यूनियन बी, वो कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी की वैल्यू अगर हम लोग निकालने के लिए चलेंगे, तो देखिए ए यूनियन बी कहता क्या है, तो देखिए ए के सारे अवयव हों, तो पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5, अब इसको लिखेंगे। अब उसके बाद कहता है बी के भी सारे अवयव हों, यानी कि ए के सारे अवयव हों और बी के भी सारे अवयव हों। तो यहाँ पे देखिए, तो बी के भी सारे अवयव हम लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हम फिर से 3 को लिखेंगे, तो नहीं, समुच्चय, क्योंकि ये भी एक सेट होगा और सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होती, तो इसलिए हम लोग 3 को नहीं लिखेंगे, 5 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 आ चुका है, तो यहाँ पे 7 और 11 ही बचते हैं। तो ये हो जाता है यूनियन। तो यहां से एक पॉइंट निकल कर आता है कि यानी कि हम लोग इसको लिखते तो ऐसा है, लेकिन इसमें जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं, यानी कि जो जब हम लोग दो समुच्चयों का सम्मेलन निकालते हैं तो उनमें जो कॉमन अवयव होते हैं, यानी कि जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं, उनको एक ही बार लिखा जाता है, 2 बार नहीं लिखा जाता है। तो इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डाल के लिखते हैं कि उभयनिष्ठ अवयवों को एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। तो ये हो जाता है कि जो उभयनिष्ठ अवयव हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो ये तो कंडीशन थी इसकी। अगर बात करें हम लोग इस वाले डायग्राम की, तो देखिए ऐसा भी हो सकता है कि a बराबर हो 1 2 3 और यहां से b बराबर हो 4 5 और 6। तो इस तरह से a और b थे, तो a और b का यूनियन हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो a के सारे अवयव लिख देंगे 1 2 3 और b के भी सारे अवयव लिख देंगे, क्योंकि इनमें कॉमन पार्ट कुछ नहीं था, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे थे। तो ये हो जाता है इनका एक एग्जाम्पल और ये हो जाता है इसका एक एग्जाम्पल। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने जीनियस हैं कि इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो अब इतनी बात हो जाने के बाद इसमें एक कुछ विशेष पॉइंट, 2 पॉइंट और बचते हैं, तो उन पे चर्चा की जाती है इसको हटाने के बाद। तो इसको हटाते हैं यहाँ पे और उन पे भी चर्चा कर ली जाए। तो देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा जा रहा है। तो अभी इनका पहले लिख देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम इनका करेंगे। यदि A यूनियन B, यानी कि X, यदि X बिलोंग्स टू A यूनियन B, तो X बिलोंग करेगा या तो A में या X बिलोंग करेगा B में। और एक दूसरा पॉइंट यहां पे लिखते हैं, यदि X डज नॉट बिलोंग, यानी कि यहां पे ऐसा साइन है, डज नॉट बिलोंग A यूनियन B, तो X
ना ही, सॉरी यहाँ पे x ना ही a का होगा तथा ना ही x b में होगा। ना ही x b में होगा। तो ये दो पॉइंट। अब देखिए ध्यान से, तो यहां पे एक पॉइंट आपको गौर करना होगा। तो यहां पे देखिए या शब्द यूज हुआ है और यहां पे तथा शब्द। अब या शब्द और तथा शब्द के जो गुण होते हैं वो आपको किसी वीडियो में शायद बताया गया था। तो या शब्द जो होता है वो किन्हीं दो कंडीशन में एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो बात बन जाती है, और यहाँ पे तथा शब्द में दोनों ही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जैसे एक शराबी है, उसको शराब पीना है, तो अब उसको नशा चढ़ेगा। तो यहां पे अब देखिए एक तरफ नशा है और एक तरफ है शराब। अब शराब को उदाहरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इससे आपका बहुत ही गहरा नाता है। तो यहां पे एक तरफ नशा है और एक तरफ शराब है और एक तरफ है, मान के चलिए, चखना। चखना तो ये इस शराब के लिए कैटलिस्ट का काम करता है, यानी उत्प्रेरक का काम करता है, ये इसको और बढ़ाता है। तो अब ये नशा एक काम है, इस काम को होने के लिए शराब जरूरी है या चखना। अगर हम लोग बीच में देखिए या शब्द का, यानी कि नशा चढ़ने के लिए शराब मिल जाए या चखना मिल जाए, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। यानी कि शराब के लिए, नशा के लिए शराब तो जरूरी है, चखना अकेले से काम नहीं चलेगा। यानी कि या शब्द का यूज नहीं कर सकते। यानी कि शराब मिलने से नशा हो जाएगा, चखना ना मिले तब भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही होने चाहिए। यानी कि अच्छे से अगर नशा चढ़ी जाए तो दोनों ही होने चाहिए, तब यहाँ पे तथा का यूज किया जाता है। यानी कि शराब और चखना दोनों मिलाए तब जाके असली नशा चढ़ेगा। यानी कि शराब से अकेले भी नशा चढ़ सकता है, लेकिन एक सेंस में देखा जाए, यानी कि चखना और शराब दोनों हो तो वाह वाह क्या बात है। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग, किसी भी प्रकार से नशे को बढ़ावा नहीं देते हैं। वो एक ऐड आता है ना, पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ऐसा वाला, तो वही यहाँ पे है, शराब पीना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे शराब के लिए जो है शराब और चखना दोनों होना, तो यहाँ पे तथा होना जरूरी है। लेकिन अब यह आपको घर जाना है, तो घर जाना है, एक ऑप्शन है आपके पास साइकिल, एक ऑप्शन है कार। तो अब यहां पे हम लोग या शब्द का यूज करेंगे, यानी कि साइकिल मिल जाएगी तब भी आप घर पहुंच जाएंगे, कार मिल जाएगी तब भी, यानी कि दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो आप घर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे शराब से अकेले मजा नहीं आ रहा था और ना ही चखने से अकेले मजा आएगा, तो यानी कि दोनों का होना। तो यहाँ पे जब दोनों का होना पाया जाए तब वहां पे तथा वर्ड यूज करते हैं, और जब एक कोई किसी एक से काम चल जाए तब हम वहां पे या शब्द का यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो अपना कहना है, तो यहां पे कहना है कि x यदि A यूनियन B में है तो जाहिर सी बात है कि वो या तो A का सदस्य होगा या B का सदस्य होगा। अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग इसका उदाहरण लेके समझते हैं। तो देखिए A अपने पास है, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 है, 1 2 3 है। B अपने पास है, क्या है, तो B है यहाँ पे मान लीजिए 2 3 4। तो अगर हम लोग इसका यूनियन निकालने के लिए जब चलते हैं तो A यूनियन B जब निकालते हैं तो इसमें आएगा 1 2 3 4, इतना आएगा। अब इसी में से कोई एक एलिमेंट हम लोग उठाते हैं 3 को, तो अब ये जो 3 है ये x का काम करेगा क्योंकि ये इसका एक अवयव है, यानी कि x बराबर 3 लेते हैं। यहाँ पे x बराबर जैसे हम 3 लेंगे तो x जो है वो बिलोंग कर जाएगा किसमें, A यूनियन B में। तो x बिलोंग कर जाएगा A यूनियन B में, यानी कि A यूनियन B में ये बिलोंग कर गया। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ पे इसमें बिलोंग किया। अब इसी 3 को देखिए, x बराबर 3 था तो ये 3 इसका सदस्य हो सकता है या इसका सदस्य, यानी कि किसी में एक में हो जाएगा तो वो यूनियन में आ जाएगा। इसका अपोजिट ये होता है कि यानी कि उसी बात को अपोजिट कर दिया गया है, यानी कि जो परिभाषा लिखी गई कि अगर कोई अवयव A और B में है तो वो यूनियन में आ जाएगा, यानी कि चाहे A में हो चाहे B में हो यूनियन में आ जाएगा। लेकिन उसी बात को यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया गया है कि अगर यूनियन में है तो वो या तो A में आएगा या B में आएगा। और उसी तर्ज पे यहाँ पे अगर लिखा जाए, अब देखिए यहाँ पे 3 लिया गया था, आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, तो ये कह रहा है या इसीलिए यूज किया गया है कि ये A में आता होगा तब भी यूनियन में आएगा, B में आता होगा तब भी यूनियन में आएगा, दोनों में आता होगा तब भी यूनियन में आएगा।
और यहाँ पे तथा वर्ड का यूज किया गया है, यानी कि जो ए और बी का अवयव नहीं है वो ना तो ए में होगा और ना ही बी में। इसका शाब्दिक मतलब ये होता है कि जो इसमें नहीं है। अब जैसे यहाँ पे वही सब कुछ है, तो अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक एलिमेंट 5। तो अब ये 5 ना तो ए में होगा ना तो बी में होगा। तो सिंपल इस बात यही हो जाती है कि अगर कोई जो अवयव है वो ए यूनियन बी यानी कि सम्मिलन में नहीं है तो वो ना तो ए में होगा और ना ही बी में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उम्मीद है कि आपको ये डिस्कस समझ में आ चुकी होगी। तो अब आइए इसका जो नेक्स्ट पार्ट होता है, सम्मेलन के कुछ गुणधर्म होते हैं कि सम्मेलन कौन कौन से ऑपरेशन को अलाउ करता है, कौन कौन से इसके गुण पाए जाते हैं, अब उन पे बात की जाए। तो अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो सम्मेलन का जो समुच्चय, दो समुच्चयों का सम्मेलन होता है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग समुच्चयों के सम्मेलन के गुणधर्म। तो अब अपने ही चैनल पे एक वीडियो पड़ा है, तो उसमें कुछ जो गुण होते हैं यानी कि कुछ जो नियम होते हैं जो संख्याएं गुण रखती हैं, तो उसके बारे में एक वीडियो बताया गया है। उसमें कुछ गणित की संक्रियाओं पर लगने वाले कुछ नियम बताए गए हैं। तो उसमें जैसे क्रम विनिमय नियम है या साहचर्य नियम है, निरसन नियम है, वितरण नियम है, इस प्रकार के बहुत सारे नियम उसमें बताए गए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सारे नियम होते क्या हैं। तो अब उनमें ही पहला नियम होता है क्रम विनिमय नियम। तो अब बात करते हैं अपने पहले नियम पे। तो पहला नियम अपने पास कौन सा है? तो अपने पास पहला नियम क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, विनिमय नियम। अब ये क्रम विनिमय नियम कहता क्या है? तो देखिए क्रम विनिमय नियम यानी कि क्रम को बदल दिया जाए, यानी कि क्रम आगे लिखा हुआ है, विनिमय मतलब बदल दिया जाए। यानी कि अगर ए यूनियन बी लिखा जाए तो हम लोग इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली क्रम विनिमय नियम का, ये पालन करते हैं। अब आप इसको चाहे तो एक एग्जांपल से समझ ही सकते हैं। एग्जांपल फिर से वही ले लेते हैं 1 2 3। तो इस तरह से यहाँ पे एग्जांपल एक ए ले लिया, बी को लेते हैं हम लोग 2 3 और 4, इसमें ये 3 एलिमेंट हैं। तो इस तरह से अब ए यूनियन बी निकाले, यानी कि ए यूनियन बी को हम लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से इसके अवयव आएंगे। और हम लोग बी यूनियन ए निकाले तो अब देखिए बी के पहले पूरे अवयवों को लिख देते हैं, तो 2 3 4। अब उसके बाद जो 2 बार आएंगे उनको नहीं लिखेंगे, बचा क्या? 1, तो 1। तो अब देखिए क्रम अलग है लेकिन समुच्चय दोनों एक ही हैं। तो इस तरह से ये जो होता है यूनियन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये हो जाता है अपना पहला नियम जो कि फुलफिल हो जाता है। अब बात करें अपने दूसरे नियम पे। तो दूसरा नियम अपने पास है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। अब ये साहचर्य नियम में क्या होता है? तो इसमें बेसिकली 3 सेट अगर हम लोग ले लें, 3 या 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो बेसिकली ए यूनियन बी को हम लोग पहले फाइंड आउट कर ले, फिर यूनियन सी, यानी कि ए और बी का पहले यूनियन ले ले, उसके बाद सी के साथ इस दोनों का यूनियन ले लेते हैं। तो ये बराबर होगा, चाहे हम लोग यहाँ पे ऐसा कर दें कि B और C का यूनियन पहले ले लें और A में इसको हम लोग निकाल लें। तो अब देखिए इसी के साथ हम लोग चाहें तो एक अपने पास C सेट भी ले लेते हैं। अब ये कहाँ से इसको शुरू कर देते हैं? 3 4 और 5। ये केवल एग्जाम्पल के लिए ऐसा सेट लिया जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग पहले A यूनियन B निकालते हैं तो A यूनियन B यानी कि इस वाले सेट का इस वाले सेट के साथ अगर यूनियन निकालेंगे तो एक एलिमेंट बढ़ जाएगा, ये 5 वाला। अगर हम लोग B और C का जब यूनियन निकालेंगे यानी कि B और C का, तो देखिए उसमें क्या आएगा? 2 3 4 5 आएगा। और जब A के साथ इस दोनों का, इन दोनों का यूनियन निकाल देंगे तो यही एक एलिमेंट एक वाला जो है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये दोनों भी बराबर होते हैं। आप लोग चाहे तो इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू रखकर चेक भी कर सकते हैं। तो ये हो जाता है, यही होता है साहचर्य नियम, यानी कि साथ चलने वाला। साह मतलब साथ चलने वाला, यानी कि अभी ये दोनों साथ चल रहे थे, अब ये दोनों साथ चल रहे हैं, यानी कि कोई भी दो साथ चले तब ये साहचर्य नियम का पालन करते हैं। तो ये हो जाता है अपना दूसरा नियम। बात करते हैं अपना, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया गया, तो यहाँ पे दूसरा नियम था। बात करें तीसरा नियम, तो तीसरा नियम तत्समक नियम होता है। ये होता है तत्समक नियम।
तत्समक नियम। अब तत्समक नियम क्या कहता है कि किसी भी सेट ए का अगर हम लोग यूनियन फाई सेट के साथ यानी नल सेट के साथ अगर हम लोग निकालेंगे तो वो ए ही रहेगा। अब देखिए ए है और इसमें तो कोई अवयव होता नहीं, तो अगर इसका हम लोग निकालें यानी कि ए ऐसा ही है और इसी के बगल में एक फाई है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, अगर इसका यूनियन निकालेंगे तो बेसिकली ए ही रह जाएगा, तो ये ए आ जाता है। यही होता है अपना सिंपल सा तत्समक नियम। तो ये यूनियन जो है यानी कि जो इनका समुच्चयों का सम्मिलन होता है वो तत्समक नियम का भी पालन करते हैं, तो ये हो जाता है तत्समक नियम। अब आइए देखते हैं अपना चौथा नियम। तो यहाँ पे जगह बची नहीं है तो इसको पहले हटाते हैं, उसके बाद फिर जो कुछ 2 या 3 नियम और बचे हैं उन पे भी बात कर ली जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना जो चौथा नियम है। चौथा नियम कौन सा है? वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम। तो इस नियम में बेसिकली क्या होता है, इसमें नाम से कुछ विशेष मिलता नहीं है। तो ए का अगर हम लोग ए के साथ ही यूनियन निकाल लें तो ये क्या मिलता है, हमें ए ही मिलता है। यही बेसिकली कहता है अपना क्या, वर्ग सम नियम। यानी कि ए के साथ अगर हम लोग यूनियन निकालें ए का ही तो ए ही हमें मिलेगा। ए में वही बेसिकली अगर हम लोग ले लें तो 1 2 3 और 1 2 3 इसमें भी है, रिपीटेशन अलाउ होती नहीं है तो 1 2 3 ही आएगा जो कि ए ही होगा। तो यही हो जाता है अपना सिंपल सा वर्ग सम नियम। बात करें अपना जो पांचवा नियम है जिसे यू का नियम यानी कि यूनिवर्सल सेट का नियम कहा जाता है, का नियम। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होता है कि अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट जो यू है उसका किसी के साथ यूनियन निकालें तो ये है यूनियन का साइन, ये है यू, तो इस पर थोड़ा सा हम लोग ऐसा लगा देते हैं ताकि ये आप लोग जान जाए कि ये यू है और ये यूनियन है। तो इसका किसी ए सेट के साथ अगर हम लोग यूनियन निकालेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट ही रहेगा, तो ये यूनिवर्सल सेट ही हमें प्राप्त होता है। तो यही होता है बेसिकली यू का नियम। अब देख लीजिए, जैसे एक सेट लेते हैं यू तो इसमें हम लोग लेते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लीजिए इतने हैं, और एक सेट लेते हैं ए तो ये क्या होगा 1 2 3, इसमें इतना ही अवयव रखते हैं। अब जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो u जो है इसका अगर यूनियन निकाला जाए a के साथ तो देखिए 1 2 3 आएगा, 1 2 3 इसमें भी है, तो ये क्या आएगा 1 2 3 4 5, बस इतना ही आएगा। तो अब ये जो ए सेट है वो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता ही है। यूनिवर्सल सेट कितना भी बड़ा हो सकता है तब भी वह यूनिवर्सल सेट ही कहलाएगा। तो ये बात यहाँ से प्रूफ हो जाती है कि अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो हमें यूनिवर्सल सेट ही प्राप्त होगा, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय ही प्राप्त होगा। तो यही हो जाता है 5 नियम। बात होती है 6वें नियम पे अपनी। तो 6वां नियम होता है वितरण नियम। वितरण नियम। तो अब ये जो वितरण नियम है इसमें हम लोग एक तो ये होता है यूनियन और एक ये होता है इंटरसेक्शन, जिसे हिंदी में प्रतिच्छेदन भी कहा जाता है। इसे सम्मिलन कहा जाता है, इसे प्रतिच्छेदन कहा जाता है। तो अब इसका भी यूज इस वितरण नियम में होता है, तो यानी कि दोनों का यूज होता है। तो इस वजह से वितरण नियम हम यहाँ ना पढ़ते हुए जब हम लोग प्रतिच्छेदन वाला, इसके जस्ट बाद अब ये टॉपिक प्रतिच्छेदन वाला चलेगा, तो जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो उसमें भी ये नियम सारे लगाकर हम लोग देखेंगे कि फॉलो करते हैं या नहीं। तो वहाँ पे हम लोग इस प्रतिच्छेदन वाले के साथ साथ इस वितरण नियम को भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि अब तक का हमारे साथ बीता आपका सफ़र अच्छा रहा होगा। तो फिर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।